हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग के टॉपिक से। तो आज आपके साथ सवाल बहुत सारे डिस्कस होंगे और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर सवाल आ जाएंगे तो आप उनमें खो जाएंगे। तो जनाब लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। एवर स्टडी क्लासेस पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहा है। आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। इसमें आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के साथ साथ डी ट्रिपल एसपी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी पीजीटी टीजीटी, इनके कोर्सेज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हैं। डिटेल्स आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको एक तो लार्जेस्ट वैल्यू दे रखी है और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रखी है। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखो, रेंज तो सिंपली होता है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दो तो रेंज निकल कर आ जाती है, बट कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना हो तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट आपको करना पड़ता है। तो 30.5 माइनस 0.5 आएगा आपका ऊपर और नीचे आएगा 30.5 प्लस 0.5, तो ये बन गया 30 डिवाइडेड बाय 31। तो ये तो 0.9 कुछ ही आएगा। और ऑप्शंस में अगर आप नजर डालते हैं तो ऑप्शन नंबर 2.97 की बात कर रहे हैं, तो यही करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए, तो अब सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो अगर आपको डिस्पर्शन को मेजर करना है तो जनाब आपके पास कुछ एब्सोल्यूट मेजर होते हैं और आपके पास कुछ रिलेटिव मेजर भी यहाँ पे होते हैं। तो अगर एब्सोल्यूट मेजर की बात करें तो ये आपके रेंज को एब्सोल्यूट फिगर के टर्म्स में दे देते हैं, बट रिलेटिव की बात करें तो कोई यूनिट्स नहीं होते इसके। तो यहाँ पे आपको बेटर माना जाता है रिलेटिव मेजर, अगर आपको कोई कंपैरिजन वगैरह करना है। तो ऑप्शंस देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट है, मीन डेविएशन एब्सोल्यूट है, वेरिएंस आपका एब्सोल्यूट है। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है आपका, ये आपका एक रिलेटिव मेजर होगा। तो जितने भी आपके कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो दे आर ऑल गोइंग टू बी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सो करेक्ट आंसर यहां पे जो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अभी यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल हो रहा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल लेबर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपको एक चूज करना है इसके अंदर से। देखो, आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आपने शायद इन सभी के नाम सुने हो जब आपने इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ा हो। एंड कंफ्यूजन होना बिल्कुल जायज भी है, बट थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे कि यार इन्फ्लेशन को लेकर इंडिया में सबसे बेहतर मेजर आज की डेट में कौन सा चल रहा है, तो आपके फटाफट से दिमाग में आएगा कि यार आरबीआई कौन से मेजर को टारगेट करता है। तो अगर हम बात करें कि हमारा टारगेट इन्फ्लेशन जो आरबीआई को दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, तो वो जो दे रखा है वो सीपीआई दे रखा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश में फिलहाल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ही बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज coordinates the activities of all institutions involved in the rural financing system of India। तो हमारे देश के अंदर रूरल एरियाज में जो भी फाइनेंसिंग को लेकर सिस्टम्स बने हुए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा, उनकी निगरानी कौन रखेगा? ऑप्शंस आपको दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान है इसका आंसर। देखो, रूरल एरियाज की जो फाइनेंसिंग है उसका करता धरता आपका नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी जी शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे रहेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। अब देखो, अगर आपकी कोई कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, आपको मीन निकालना है, तो आप डायरेक्टली निकालते हैं तो कई बार कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो आप किसी फिगर को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज आप समझते हैं ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे करके दिया होता है। तो फिर आप इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेते हो, है ना? ऐसे कुछ आप करते हो, फिर आप एज्यूम कर लेते हो कि यार लेट्स एज्यूम कि 25 हमारा मीन है, फिर सभी को 25 में से आप माइनस कर देते हो। तो ऐसा कुछ आप करते हो, फिर इसे आप अपनी जो फ्रीक्वेंसीज हैं
उसे मल्टीप्लाई करते हो और फिर अपना जो आंसर है वो यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हो। तो अभी जब आप अपना आंसर निकालते हो ना, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड आपने इस्तेमाल किया क्योंकि आपने एक एज्यूम्ड मीन जो है उसको यूज किया था। जो आंसर अब आप निकालोगे उसमें उस एज्यूम्ड मीन की जो एडजस्टमेंट है वो वापस से करनी पड़ती है। जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको इस एज्यूम्ड मीन को ऐड करना पड़ेगा। और ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रही है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड जो था आपका, वो आपकी दूध की प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पे आपके पास अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, फ्लड कंट्रोल, एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्शन, रूरल डेट मैनेजमेंट, तो क्लियरली आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का ही रहेगा। चलिए, यहाँ पे सवाल है, that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban centers, but mainly the development of villages. Who said this? तो बताइए जी, किसने बोला था कि हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री ज्यादा बढ़े, आपके विलेजेस की डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, किसी पर्सनालिटी पे बेस्ड है। और ये वाली स्टेटमेंट थोड़ा सा तो गैस आप लगा भी सकते हो कि यार जो विलेजेस को लेकर ज्यादा चिंतित थे वो गांधी जी थे। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास महात्मा गांधी का बनेगा। Which of the following statements is not correct about the state participation in economic reforms? तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। स्टेट्स आर ओनली एट द रिसीविंग एंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। स्टेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ सेंटर। The fruits of economic reforms are also enjoyed by the states. Economic reforms helps in enhancing the income and employment of the state. अब देखो, हमारी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लेकर आने हैं, उसमें आपका सेंटर भी इन्वॉल्व होगा और आपकी अलग अलग स्टेट्स भी इन्वॉल्व होंगे, दोनों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। पहला स्टेटमेंट जो आपको कह रहा है कि केवल स्टेट्स रिसीविंग एंड पे होंगे, ये गलत है। ओनली वर्ड जिस भी स्टेटमेंट में आ जाए आपकी यहाँ पे उस पे नजर चली जानी चाहिए कि शायद इसमें कोई गड़बड़ होगी, और इसमें यहाँ पे गड़बड़ है भी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। Which of the following kind of unemployment is common in the field of agriculture in India? तो हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलती है। देखो, हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप देखेंगे एक एक खेत में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। छोटा सा खेत होगा और उसपे पूरा परिवार लगा हुआ है, परिवार के 8-10 जने लगे हुए हैं। छोटा सा खेत है, उसको 2 जने मिलके भी कर सकते हैं, बट नहीं, उसमें ज्यादा जने लगे हुए हैं। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें दिखती नहीं है, हमें लगता है यार सारे काम तो कर रहे हैं, बट वास्तव में वो काम कम बंदों से भी हो सकता था। इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। ग्लोबलाइजेशन इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो बताइए कौन सी थ्योरी का मॉडर्न वर्जन है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, प्रोटेक्शन थ्योरी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट थ्योरी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आपको कहता क्या है, ये कहता है कि आज की डेट में जो सारा विश्व है, सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड वगैरह कर रही हैं, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? अल्टीमेटली ये इसीलिए हो रहा है कि जो देश जो चीज सस्ता बना सकता है वो बना रहा है। जैसे चाइना जो है वो गुड सस्ते बना सकता है, वो बना रहा है। इंडिया का सर्विसेज जो है वो बड़े स्ट्रांग है, तो इंडिया सर्विसेज पे काम कर रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ने भी बताई थी कि जिस कंट्री के पास जिसमें कॉस्ट एडवांटेज होगा वो उस चीज पे काम करेगी। तो सारी कंट्रीज अपनी स्पेशलाइजेशन पे काम करेंगी और दूसरी चीजें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगी। तो आप इस ग्लोबलाइजेशन को थ्योरी से लिंक कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। वैसे भी जो बाकी थ्योरीज हैं वो कोई ज्यादा सुनी हुई लग नहीं रही है, 1 वाली एक पॉपुलर थ्योरी है और यही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इन इंडियन प्लानिंग वर कंसीडर्ड एज प्लान हॉलीडेज। तो आपने प्लानिंग के बारे में तो सुना होगा, जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया ने डिसाइड किया यार हम अब प्लान्ड इकोनॉमी बनेंगे और प्रॉपर 5 ईयर प्लान्स बनाए जाएंगे। और 5 ईयर प्लान्स बनाए भी गए। अब आपको बताना है कि भाई कौन से टाइम में प्लान्स नहीं बनाए गए, प्लान हॉलीडेज चल रही थी। 1951 52 से 54 55, 66 67 से 68 69, 71 72 से 74 75, 81 82 से 84 85। अब देखो, जो प्लान हॉलीडेज हमारे प्लान्स में चली थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
और सबसे पहली हॉलिडे जो हमें देखने को मिली थी वो 1960s में देखने को मिली थी। 1966 से 69 वाला जो पीरियड था वहां पे हॉलिडे देखने को मिली, क्योंकि इंडिया कुछ अपने पड़ोसी देशों के साथ लड़ाइयां लड़ रहा था और ड्रॉट जो है, सूखा जो है, उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस यहाँ पे आपके 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाए गए थे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो अब हमारे पास सवाल है, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज। तो आपकी जो सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, अब सरकार क्या कर रही है, अपना जो शेयर कैपिटल है उसमें से निकाल के बेच रही है किसी प्राइवेट वाले को। ठीक है, इसे क्या बोलोगे? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन? सर जाहिर सी बात है, इसे प्राइवेटाइजेशन ही बोला जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है, इनकरेक्ट है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। Structural reform aims to provide immediate support to balance of payments. Structural stabilization measures are short-term measures. Stabilization measures aim to provide immediate support to balance of payment. अब देखो, एक चीज तो आपने यहाँ पे पता लगा ली है कि या तो सेकंड वाली सही है या तो फोर्थ वाली सही है, क्योंकि दोनों में एक ही बात की जा रही है और दोनों में रिफॉर्म्स का नाम अलग अलग दे रखा है। देखो जी, हमारी इकोनॉमी के अंदर जब दिक्कतें आती हैं तो हमें अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ते हैं। कुछ होते हैं आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसे आपको अपने देश के टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म लेकर आना है। आपकी जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, अब उनको आपको थोड़ा सा लूज करना है यहाँ पे। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स है, दे आर ऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इसके ऑपोजिट आप कुछ शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स भी लेते हो, शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लेते हो, ताकि जो इमीडिएट हमारी समस्या चल रही है वो सॉल्व हो जाए। और ऐसे मेजर्स को बोला जाता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ताकि हमारी इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में स्टेबलाइज कर ले। शायद थोड़ा बहुत एक्सचेंज रेट आप चेंज कर लो। तो ये जो चीजें हैं, दे आर फॉर इमीडिएट सपोर्ट, दे आर शॉर्ट टर्म मेजर्स। तो 3 और 4 वाले तो सही है, 1 भी सही है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो होते हैं उसमें इमीडिएट सपोर्ट नहीं होता, उसमें लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब सवाल हमारे पास है, अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में स्टार्ट हुए थे और इसे बोला जाता है मनमोहन राव मॉडल। मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास सवाल है, व्हेन अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इट इज कॉल्ड। तो देखो जी, अगर आपकी कोई सीरीज है, जैसे इसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17, ऐसे कुछ आपको नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, अगर आपको इस सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो बीच में आपका कौन सा 11 नंबर आ रहा है, ये सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये जो 11 नंबर है ना, इसे पता है क्या बोला जाता है? इसे मीडियन बोला जाता है। ये आपका मिडल पॉइंट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है आपकी सीरीज को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। क्वार्टाइल्स आपकी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तभी होगा ये पॉसिबल जब आपकी बहुत ज्यादा बड़ी सीरीज है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का रहने वाला है। चलिए, अब यहाँ पे सवाल है, मीन आपको दे रखा है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 2.65, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको यहाँ पे निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे जी? सोचकर बताइए। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? सर जी, फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है इसको निकालने के लिए। क्या है हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो 2.65 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। तो कैसे निकलेगा? 3 से डिवाइड कीजिए इसको। ये कैसे आप डिवाइड करेंगे 3 से? ये जो पॉइंट है इसको निकाल के भी 100 कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 265/3 रह जाएगा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास। तो ये जो हमारे पास है कितना निकल कर आएगा? 8 जा 24, फिर 8 जा 24, 88% कुछ निकल कर आएगा। बट देखो, आंसर्स तो पॉइंट में ही दे रखे हैं, तो पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 0.88 आपका जो आंसर है वो यहाँ पे बन सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not the key issue of rural development? इनमें से रूरल डेवलपमेंट का की इशू कौन सा नहीं है? ड्राउट, फ्लड, फेमाइन, slum clearance,
इनमें से कौन सा रूरल एरिया का नहीं है या फिर कौन सा अर्बन एरिया का है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। देखो, जो हमारे स्लम्स होते हैं, जो आपकी झुग्गियां झोपड़ियां होती हैं, वो यूजुअली अर्बन एरियाज के आसपास बनती हैं, क्योंकि जो गांव से रूरल एरिया से लोग आते हैं और आपके अर्बन एरियाज के आसपास अपने थोड़े से टेंट लगा लेते हैं या फिर छोटी सी बस्ती अपनी बना लेते हैं, उससे स्लम्स हो जाते हैं। तो स्लम क्लियरेंस इज बेसिकली मोर ऑफ एन अर्बन इशू, रूरल इशू ये नहीं है। बट आपके जो ड्रॉट हैं, फ्लड हैं, फेमाइन है, आप इनको रूरल से लिंक कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। As per the World Bank World Development Indicators 2015, what was India's per capita GNI at market prices in 2014? ये सवाल बहुत ज्यादा फैक्चुअल है और ऐसे सवाल को आंसर करना बहुत ही मुश्किल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में आपको एग्जैक्टली डाटा भी याद हो, थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे इसका आंसर $1570 है, बट ऐसे सवालों को लेकर आप ज्यादा परेशान मत होइए। ऐसे सवाल हर बार आएंगे और आप इनका आंसर हर बार नहीं दे पाएंगे, ये सवाल आपको छोड़ने ही होंगे। As per the first advance estimates released by NSO, Ministry of Statistics and Program Implementation, real GDP growth for year 24-25 is estimated as। तो जीडीपी ग्रोथ को लेकर एक काफी ज्यादा फैक्चुअल सवाल है और ऐसे सवालों को याद करना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं इकोनॉमी को लेकर, सारे कई बार याद नहीं रहते। फिलहाल इसका आंसर 6.4% है। ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट। Which of the following statements is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? India is the largest mica producing country in the world. India has not adopted deficit financing. India has not faced natural calamities. Indian economy is at the second place in the world economy. देखो, माइका की जो प्रोडक्शन है इंडिया में काफी ज्यादा होती है, स्पेशली आपका जो राजस्थान का स्टेट है वहां पे काफी ज्यादा माइका प्रोड्यूस किया जाता है। और पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे हमारा करेक्ट बनेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग तो इंडिया में होती है, नेचुरल कैलामिटीज भी चलती रहती हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। द कंसेप्ट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी वाज गिवन बाय। तो पॉवर्टी का विशियस साइकिल है, अगर आपकी कमाई कम है, अगर आपकी इनकम लो है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेविंग भी लो होगी। सेविंग कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फिर से आपकी जो इनकम है वो कम होगी। तो एक साइकिल बन गया। तो एक साइकिल बन गया जो कि हमें दिया है प्रोफेसर रैगनार नर्गसे ने। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिया जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर सरकार और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों का कोएग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is not a key characteristic of Indian economy? हमारी इकोनॉमी का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? Advanced level of technology, low standard of living, disguised unemployment, low agriculture productivity। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड उतनी नहीं है। सो एडवांस्ड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ही यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बनेगा। Which of the following is not correct about multi-dimensional economic policy? ऑप्शंस हैं पॉलिसीज ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो मल्टी डायमेंशनल है तो काफी सारे सेक्टर्स को तो लेना ही चाहिए। एलिविएशन ऑफ रूरल पॉवर्टी ओनली, यार मल्टी डायमेंशनल है और यहां ओनली वर्ड लगा दिया तो दिक्कत होगी, यही आपका आंसर होना चाहिए। रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलपमेंट, ये सब आप लिंक कर सकते हो मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से। बट एलिविएशन ऑफ रूरल पॉवर्टी ओनली तो एक नैरो अप्रोच हो गई, ये मल्टी डायमेंशनल तो नहीं हुई। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Which of the following is not a component of fiscal policy? तो फिस्कल पॉलिसी हमारी सरकार की पॉलिसी है, सरकार का जो बजट है, सरकार ने कहां खर्चा करना है, कहां से पैसा रेज करना है। पब्लिक रेवेन्यू आएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग आएगा, पब्लिक डेट मैनेजमेंट आएगा। रेपो रेट नहीं आएगा क्योंकि रेपो रेट तो आरबीआई का है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4।
the trade deficit recorded by India in March 2025 was, तो मार्च 2025 में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था वो आपसे पूछ रहे हैं। तो एग्जामिनेशन से पहले कुछ इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आपको जरूर देखने चाहिए, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है इट इज $21.54 बिलियन। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Which of the following economists considered the per capita real income as an indicator of economic development? तो अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना है तो कौन से इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आप पर कैपिटा रियल इनकम देखो? ऑप्शंस दिए हैं साइमन कुजनेट्स, आर्थर ल्यूइस, जेकब वाइनर, फ्रेंकल। आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें आर्थर लुइस ने बोला था कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख सकते हो, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आपको इनकम के अलावा और भी चीजें देखनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। फिलहाल आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। Value added refers to the difference between value of output and purchase of intermediate goods. तो लेट्स सपोज यहाँ पे आप ब्रेड बना रहे हैं और ब्रेड का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आया वो 100 रुपीज है, और बनाने के लिए जो आपने इनपुट्स यूज किए वो लेट्स सपोज 60 रुपीज के किए, तो 40 रुपीज यहाँ पे आपका वैल्यू एडेड होने वाला है। वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो 60 रुपीज तो जो आप रॉ मटेरियल खरीद कर ले आए उसका खर्चा हो गया, और 40 रुपीज यहाँ पे बेसिकली आपकी जो मेहनत है, लेबर की जो मेहनत है, आपका जो पैसा लगा हुआ है उसका रिटर्न आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकता है लेबर और कैपिटल के कंट्रीब्यूशन को। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रही है, फर्दर एलेबोरेट भी कर रही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statements is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है? पर कैपिटा इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री। तो पर कैपिटा इनकम देख के आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अंदाजा कुछ तो लग ही जाता है। नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ इनकम अर्नड बाय द सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Personal income is a measure of actual current income receipts of person from all the sources which may or may not be earned from productive activities during a given period of time. Final goods refers to those goods which are used for resale. तो जनाब यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से रीड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको अब आपने कंज्यूम कर लेना है, दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन, उनको वापस से रीसेल नहीं करना है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Which of the following are top 5 export destinations in terms of change in value in the year 24-25? तो इंडिया के टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं 2024-25 में, ये आपको बताना है। अगेन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, और इसका आंसर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसका जो आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 का है, यूएसए, यूके, जापान, यूएई एंड फ्रांस। ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर यहाँ पे होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज एसेंशियल फॉर, हमें अपने एक्सपोर्ट को क्यों प्रमोट करना चाहिए? मोबिलिटी ऑफ लेबर, रिड्यूसिंग इंपोर्ट, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मीटिंग इंपोर्ट ऑब्लिगेशन। देखो एक्सपोर्ट को प्रमोट करोगे तो उसी से डॉलर कमाओगे, और डॉलर होंगे तभी तो इंपोर्ट ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाओगे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इज एसेंशियल फॉर मीटिंग इंपोर्ट ऑब्लिगेशंस, ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बनेगा, और करेक्ट आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 का जो है वो यहाँ पे बनेगा। Economic welfare is that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money. This is the statement of. देखो जो आपका सोशल वेलफेयर है उसमें उसका एक कंपोनेंट है इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जो आपका सोशल वेलफेयर है उसमें आपका एक तो इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा, और दूसरा होगा मे बी आपका नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर वो है जिसको आप पैसे की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ऐसा किसने बोला, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी प्रोफेसर पिग्गू से जुड़ी हुई है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बनेगा। Match list 1 with list 2 and select the correct answer by using the code given below. Proper use of natural resources. इसको किससे मैच करें? इसको नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी से मैच कर देते हैं। कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस, तो ये प्राइस पॉलिसी से मैच हो जाएगा। रेज द शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ट्रेड, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से जुड़ा हो जाएगा।
टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी से जुड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो मैचिंग बनी वो ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे बनी, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a recent trend of India's foreign trade during the last 5 years? तो पिछले 5 सालों में इंडिया की फॉरेन ट्रेड से जुड़ा हुआ कौन सा एक रीसेंट ट्रेंड नहीं है? Reducing current account deficit, increasing value and volume of foreign trade, increase in imports of crude oil and petroleum, increase in trade deficit with China. देखो फॉरेन ट्रेड में आपका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का इंक्रीज तो बढ़ता ही रहता है, और ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ एक प्रॉब्लम है। करंट अकाउंट डेफिसिट देखो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, और यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट को क्लियरली तो अभी 100% तो रिड्यूस नहीं किया गया, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब सवाल है, व्हाट इज द चांस that a leap year selected at random will contain either 53 Sundays or 53 Mondays? तो एक लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें आपके 366 डेज होते हैं? देखो यूजुअली क्या होता है, आपके हर एक वीक में, हर एक साल के अंदर 52 वीक्स तो पूरे होते हैं, 52 वीक्स पूरे होते हैं, 52 इंटू 7 अगर आप करोगे ना तो ये आपका 364 डेज आ जाएगा। तो जनाब 52 तो हर एक डे होने ही वाला है, 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे सारे होने वाले हैं, बट कुछ दिन ऐसे होंगे जो 52 से ज्यादा होंगे। अभी यहाँ पे 366 डेज है, 364 डेज तक तो 52 बन गए। अब ये जो 2 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा बचे, इनकी कहानी देखनी पड़ेगी। ये 2 डेज हमारे पास बचे, अब ये क्या क्या हो सकते हैं? ये संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके पास। तो अब आपको बताना है आइदर 53 संडे या 53 मंडे। तो पहले वाले केस में संडे मंडे आ रहा है, ठीक है जी। दूसरे वाले केस में मंडे आ रहा है, हमें बोल रहे हैं और दोनों में से कुछ भी आ जाए। दूसरे वाले केस में मंडे आ रहा है, उसको भी ले लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो आखिरी वाला केस है सैटरडे संडे, इसमें संडे आ रहा है तो इसको भी ले लेते हैं। तो 3 केसेस ऐसे और बन जाते हैं जिसमें आपके पास 53 संडे या 53 मंडे की पॉसिबिलिटी बन जाती है। दोनों में से किसी एक की 53 होने की या दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है 3 केसेस में। और हमारे पास टोटल ये कितने केसेस थे? टोटल ये हमारे पास थे 7 केसेस, इसमें से 3 में पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 3 केसेस डिवाइडेड बाय 7, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7 जो है यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड? तो जनाब आपको बताना है कि आपने 5 सिक्के उछाले, 4 हेड आ जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है? देखो जब आप 5 सिक्के उछाल रहे हैं तो टोटल केसेस कितने बनेंगे? 2 टू दी पावर 5, ये आपके 32 बनेंगे। अब 4 हेड आए, उसकी कौन कौन से केस बन सकते हैं? आप मैन्युअली बना लो यार। 4 हेड हमारे पास, पहले 4 हेड आ गए, आखिरी टेल आ गया, पहला टेल आ गया, आखिरी हमारे पास हेड आ गए, पहला हेड, दूसरा टेल, फिर बाकी सारे हेड, पहला और दूसरा हेड, फिर हमारे पास बीच में टेल आ गया, पहला दूसरा तीसरा हेड, फिर टेल, फिर हेड आ गया आपके पास, और इससे अगला केस तो हम ऑलरेडी ऊपर बना ही चुके हैं। तो ये 5 केसेस हमारे पास बनते हैं, 5 फेवरेबल केसेस हैं, 32 टोटल केसेस हैं, तो 5/32 आपका आंसर निकल कर आ सकता है। बट देखो ऐसे तो आपने फटाफट कर लिया, बट मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 5 कॉइन्स की बजाय यहाँ पे आपके पास 8 कॉइन्स होते और आपसे पूछ रहे होते 7 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जनाब उस केस में ना आपको बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला रहता है NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। तो P बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो इस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, और इस केस में तो फेल होने की भी, यानी कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 की ही रहने वाली है। R हमारे पास यहाँ पे इस केस में 4 है, क्योंकि 4 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और N माइनस R 1 हो गया। N बेसिकली टोटल हमारे जो टॉसेस हैं वो हैं, जो कि 5 है। 5C4 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 1, ये अगर आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये भी आपका 5/32 ही निकल कर आएगा। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3।
Which of the following is the least important factor for determining the demand for a commodity? Price of the commodity, income of the consumer, price of factors of production, prices of related good. देखो, कोई भी अगर आपको किसी चीज की डिमांड देखनी है तो आपको देखना है उस चीज का प्राइस कितना है, उस पर डिमांड डिटरमाइन होगी। इसके अलावा जो कंज्यूमर है उनकी इनकम भी डिसाइड करेगी डिमांड को। उसके जो सब्सटीट्यूट या आपके जो कॉम्पिटिटर वाले गुड्स हैं वो भी, उनके प्राइसेस भी डिमांड को डिटरमाइन करेंगे। बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइस हैं, यानी कि आपकी वेजेस क्या है, आपका रेंट क्या है, ये सब चीजें जो है आपकी कॉस्ट को इफेक्ट करेंगी, आपकी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी को इफेक्ट करेंगी, ना कि डिमांड को। और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहां पे बनेगा। Demonetization of rupees 500 and rupees 1000 notes were announced on। तो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी कौन सी तारीख को हुई थी? तो ये आपकी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Due to change in price of X commodity, the change in demand for Y commodity is termed as। देखो, अगर मैं बोलूं कि आपकी टी की प्राइस में चेंज आने से कॉफी की डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सी डिमांड होगी? डायरेक्ट डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड या फिर क्रॉस डिमांड? इसे क्रॉस डिमांड बोला जाता है। इसमें हम देखते हैं आपके सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस में चेंज आने से आपकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Under which article of the Constitution of India central government places annual financial statement in the parliament? देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आपका बजट है। जो आपका यूनियन बजट है उससे रिलेटेड जो हमारे संविधान में आर्टिकल है वो है आर्टिकल 112। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। फिस्कल डेफिसिट इज। देखो, हमारे पास जो बजट हम बनाते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के डेफिसिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जी। तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का आप डेफिसिट निकालते हो, रेवेन्यू डेफिसिट बन जाता है। टोटल निकालते हो तो बजट डेफिसिट बन जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास रहता है फिस्कल डेफिसिट, जिसमें एक्सपेंडिचर तो हम टोटल लेते हैं बट रिसीट्स सारी नहीं लेते। रिसीट्स में हमारी जो डेट वाली रिसीट्स हैं उनको नहीं लेते और निकालते हैं फिस्कल डेफिसिट। और इससे अल्टीमेटली हमें पता लगता है कि कितनी हमें डेट की रिक्वायरमेंट है, कितना डेट हमने लिया हुआ है। और कोशिश होनी चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट को कम से कम रखें ताकि डेट आपका कम से कम हो, क्योंकि अल्टीमेटली इस डेट पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, फिर आपको फ्यूचर में और दिक्कतें हो सकती हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स। लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है बताइए? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ डिमांड आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन बताता है। सो क्लियरली आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑन 30 अप्रैल 2025? तो ये करंट अफेयर्स को लेकर सवाल है। और आरबीआई के जो गवर्नर 30 अप्रैल 2025 को हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Who was the chairman of Banking Sector Reform Committee 1991 in India? तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर जो कमेटी बनी थी 1991 में, वो हमारे पास है नरसिम्हम कमेटी। उसे बोला जाता है नरसिम्हम कमेटी बोला जाता है जी। नरसिम्हम कमेटी भी 2 बार बनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस को तो क्लियरली ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगी। Which of the following is not the objective of fiscal policy? फिस्कल पॉलिसी का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखो, फिस्कल पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है। इसमें सरकार अपने टैक्सेस को डिटरमाइन करती है, कितना रेवेन्यू कहां से आएगा, कहां पैसा खर्चना है, वो सब चीजें हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, टैक्सेशन सिस्टम, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल क्रेडिट। देखो, सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है आप उसे मोटा मोटी सरकार का बजट समझ सकते हैं। तो बजट में सरकार देखती है कहां से रिसोर्सेज आएंगे, क्या टैक्सेशन होंगे, और स्कीम्स वगैरह भी होते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह को प्रमोट करने के लिए। क्रेडिट कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी का डोमेन बनता है, ना कि आपकी फिस्कल पॉलिसी का। क्रेडिट को कंट्रोल करना ये आरबीआई के दायरे में कहीं ना कहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहां पे रहेगा। Which of the following
इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का मेन रोल रहने वाला है, हमारे देश की जो मनी सप्लाई है उसको लेकर यहाँ पे चीजें डिसाइड की जाती हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह क्या रहने वाले हैं, ये सब चीजें। स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। देखो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपके प्राइस लेवल्स की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस रहेगा, एक्सचेंज रेट के ऊपर रहेगा, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हो सकता है, बट रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करना ये तो सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी में देखेगी, आरबीआई थोड़ी देखेगा कि रीजनल डिस्पैरिटीज को कैसे खत्म करना है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Which of the following statements is incorrect regarding banking sector reforms? तो banking sector reforms को लेकर कौन सी statement गलत है, incorrect है, आपको बतानी है। Capital adequacy standard to be maintained. Banking ombudsman should be appointed. Cash reserve ratio was reduced. Statutory liquidity ratio of banks has been increased. तो statutory liquidity ratio basically हमारी SLR होती है जी। तो जनाब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें, नरसिम्हम कमेटी की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कैपिटल एडिक्वेसी को लेकर, बैंकिंग ऑम्बड्समैन होना चाहिए, सीआरआर और एसएलआर दोनों को कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ना कि इंक्रीज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहे इंक्रीज करना चाहिए, तो ये गलत हो जाता है और यही इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हमारे पास सवाल है, which market facilitates the conduct of monetary policy of an economy? ऑप्शंस हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। देखो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो यहाँ पे आपकी मनी मार्केट के साथ जुड़ी होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी के आपके टूल्स रहते हैं जिनका इस्तेमाल आरबीआई भी करता है, रेपो है, रिवर्स रेपो है, आपके डिपॉजिट्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं मनी मार्केट का ही पार्ट बन जाते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 एग्जामिनेशन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे और सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।